डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल समुदाय नामक टॉपिक को समझाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने समुदाय का अर्थ, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समुदाय की परिभाषाएं और समुदाय के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ा था या समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समुदाय की विशेषताएं और समुदाय के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो समुदाय है क्या? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है और ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं या इनमें एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है। अब हम पढ़ें समुदाय की विशेषताएं। तो समुदाय का अर्थ और इसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको समझने के बाद हम समुदाय की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। और समुदाय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्वतः विकास। स्वतः विकास का तात्पर्य ऐसा है कि समुदाय का निर्माण कुछ लोगों द्वारा या कुछ सामाजिक इकाइयों द्वारा, यहाँ सामाजिक इकाई का मतलब व्यक्ति से है, जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्माण स्वतः ही होता है। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे इसका विकास होता जाता है और एक स्थान विशेष पर रहने वाले लोग अपने आप को एक समुदाय के अंतर्गत ढाल लेते हैं और वो ये कहते हैं कि यह हमारा समुदाय है। इस प्रकार समुदाय नामक जो अवधारणा है या समुदाय का जो निर्माण है वो धीरे धीरे होता है। इसके बाद आगे हम देखें नंबर 2, लोगों का समूह। कोई भी एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता। समुदाय के निर्माण के लिए लोगों के समूह का होना एक प्रमुख आवश्यकता है, इसलिए इसे भी हम आवश्यक तत्वों के साथ साथ समुदाय की विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय किसी भी समूह को हम तभी कह सकते हैं जब वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे, यानी कि उसकी जो सामाजिक इकाइयां हैं, उसके जो लोग हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करें। और यह क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, जैसे हमने पूरे देश को एक समुदाय कह दिया। इसके बाद आगे आता है स्थायीपन। समुदाय शीघ्र खत्म होने वाला समूह नहीं होता, इसमें स्थायीपन पाया जाता है। प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता है। किसी भी अस्थायी समूह को, जैसे भीड़ हो या कहीं ऑडियंस हो, उसे हम समुदाय नहीं कह सकते, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो कहीं कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ पर जो लोग आते हैं या जो लोग वहाँ आए हुए हैं वो एक निश्चित क्षेत्र से नहीं है। हो सकता है राजस्थान के किसी कोने में कवि सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ बीकानेर से भी लोग आए होंगे, गंगानगर से भी लोग आए होंगे, करौली से भी लोग आए होंगे, उदयपुर से भी लोग आए होंगे, झुंझुनू सीकर से भी लोग आए होंगे, हो सकता है राज्य के बाहर से भी लोग आए होंगे। तो उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम उसे समुदाय नहीं कह सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि देश को भी समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन समुदाय की अन्य विशेषताएं
हम की भावना, देश पर जब राष्ट्रीय संकट आता है तो हम की भावना से जुड़ जाते हैं, इसलिए वह हम की भावना के अंतर्गत, समुदाय के अंतर्गत आता है। लेकिन जो भीड़ होती है उसके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, उनमें हम की भावना का अभाव पाया जाता है, इसलिए उसे हम समुदाय के अंतर्गत नहीं रख सकते। इसके बाद आता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का, चाहे वो कोई सा भी समुदाय हो, उसका अपना एक विशिष्ट नाम होता है और यह विशिष्ट नाम ही उस समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना को प्रबल करता है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम उसके इतिहास से जुड़ा होता है, जो उसे व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसके बाद आगे हम देखें मूर्तता। समुदाय में मूर्तता पाई जाती है, समुदाय अमूर्त नहीं होता। अब प्रश्न उठता है मूर्त का मतलब क्या है और अमूर्त का मतलब क्या है। मूर्त का मतलब है जो चीज़ हमें दिखाई देती है और अमूर्त का मतलब है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, इसलिए समुदाय को हम मूर्त कहते हैं या इसमें मूर्तता का गुण पाया जाता है। इसके बाद आता है सामान्य जीवन। समुदाय का जो जीवन है या समुदाय के जो लोगों का जीवन है वो सामान्य होता है, वो अलग अलग व्यक्तिगत नहीं होता। जितने भी समुदाय हैं उन सभी के अपने रीति रिवाज होते हैं, उनके अपनी परंपराएं होती हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं, जो उस समुदाय के सदस्यों को एक रूप में बांटते हैं और उसमें हम की भावना को प्रबल करते हैं। इसके बाद आता है आत्मनिर्भरता। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह भी माना गया है, क्योंकि समुदाय अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता है। समुदाय के सदस्य को अपने समुदाय पर निर्भर रहना होता है, वह अन्य समुदायों पर इतना निर्भर नहीं रहता जितना अपने समुदाय पर निर्भर रहता है। समुदाय की यह विशेषता यानी कि आत्मनिर्भरता की जो विशेषता है, मुख्यतः आदिम समाजों या आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों और छोटे समुदायों में पाई जाती है। लेकिन आज के वर्तमान युग में समुदाय की जो ये विशेषता है आत्मनिर्भरता वाली, यह अस्तित्व में लगभग नहीं है, क्योंकि व्यक्ति या एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता ही है। इसके बाद आता है अनिवार्य सदस्यता। समुदाय की जो सदस्यता है वो अनिवार्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है और वह उस समुदाय को अपना समुदाय मानकर उसके साथ हम की भावना रखता है। इसके बाद अगला आता है सामान्य नियम व्यवस्था। समुदाय की जो नियम व्यवस्थाएं हैं वो सामान्य होती हैं और इन सामान्य नियम व्यवस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को निर्देशित कर उस पर नियंत्रण रखा जाता है। इन सामान्य नियमों के निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहार में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है और जो व्यक्ति उन सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है उस व्यक्ति को समुदाय से बाहर निकालने का भी प्रयास किया जाता है और जब वह व्यक्ति समुदाय से बाहर कर दिया जाता है तो वह समुदाय में आने के लिए उन नियमों को मानने की हामी भरता है, तभी उसे समुदाय में लिया जाता है। अनिवार्य सदस्यता हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे हम 2 बार यहाँ लिख चुके हैं, लेकिन एक विशेषता और है, वो है व्यापक उद्देश्य। समुदाय के जो उद्देश्य हैं वो व्यापक होते हैं। ऐसा नहीं है कि समुदाय के उद्देश्य व्यापक ना हो। व्यक्तियों की जीवन की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनका केंद्र स्थल समुदाय है। वह अपनी सभी प्रकार की गतिविधियां अपने समुदाय में संपन्न करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समुदाय के जो उद्देश्य हैं वो व्यापक हैं। तो समुदाय की जो विशेषताएं, इनको समझने के बाद अब हम समुदाय के प्रकारों को जानें। तो समुदाय के जो प्रकार हैं उसे विभिन्न समाजशास्त्री और विद्वानों ने अलग अलग बताया है या इन्होंने विभिन्न प्रकार बताए हैं और उनमें से विभिन्न समाजशास्त्रियों का जो वर्गीकरण है
वो इस प्रकार है। किंग्सले डेविस, जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी, समुदाय का जो प्रकार हैं या समुदाय के जो प्रकार हैं वो दो बताए, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। इसी प्रकार मैकाइवर और पेज ने समुदाय के 3 प्रकार बताए, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। अब देखो किंग्सले डेविस ने कितने बताए, 2, ग्रामीण और नगरीय। याद करने का तरीका, मैकाइवर और पेज ने इन दोनों में एक और जोड़ दिया, कौन सा, क्षेत्रीय समुदाय। तो आगे हम देखें बोगार्डस ने कितने बताए, 4, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। तो मैकाइवर और पेज ने जो 3 बताए थे, ग्रामीण समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और नगरीय समुदाय, उसके अलावा बोगार्डस ने एक राष्ट्रीय समुदाय और बता दिया, और यह राष्ट्रीय समुदाय बहुत आकार में या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसका बड़ा होता है। इसके बाद अन्य समाजशास्त्री भी हुए हैं, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने बताया लघु समुदाय, और मैकाइवर और पेज ने सीमावर्ती समुदाय का उल्लेख किया है। अब इनमें से कुछ समुदायों के बारे में हम थोड़ा सा समझें और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रामीण समुदाय। तो ग्रामीण समुदाय हम कौन से समुदाय को कहेंगे, उसकी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय का जो आकार है वो छोटा होता है, उसमें जो जनसंख्या रहती है वो कम होती है। ग्रामीण समुदाय में जो लोग रहते हैं वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर, और जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। मशीनी युग हालांकि अब वहाँ आ गया है, लेकिन पहले इतना मशीनी युग नहीं था। एक दूसरे व्यक्तियों के साथ ग्रामीण समुदाय में लोगों की जो संबंध है वो घनिष्ठ होते हैं। इनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, जाति की कट्टरता वहाँ पाई जाती है, और जाति के आधार पर ही लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का अधिक प्रभाव होता है, और संयुक्त परिवार का प्रचलन भी हमें ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलता है। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का इतना अधिक प्रभाव होता है कि व्यक्ति अपनी इन प्रथाओं के कारण कई बार कर्ज के जंजाल में इतना फंस जाता है कि वह निकल ही नहीं पाता। जैसे कोई मान लो गरीब व्यक्ति है, उसके घर में किसी की मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति को मजबूरन अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भोजन कराना होता है। तो उस भोजन को कराने के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग उससे कहते हैं, तो उसे वो काम करना पड़ता है, चाहे उसे पैसा किसी से कर्ज ही क्यों ना लाना पड़े। और ये ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगला आता है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर ही हम नगरीय समुदाय का उल्लेख करते हैं या नगरीय समुदाय को समझने का प्रयास करते हैं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के लगभग बिल्कुल विपरीत है। जिस प्रकार ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है, तो नगरीय समुदाय का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। नगरीय समुदाय की जो जनसंख्या है वो अधिक होती है। नगरीय समुदाय में व्यवसायों की बहुलता होती है, यानी कि ग्रामीण समुदाय में तो लोग किस पर निर्भर करते थे, केवल कृषि पर, जबकि यहाँ कृषि पर निर्भर ना करके अन्य व्यवसायों पर वो निर्भर रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा नगरीय समुदायों में के जो संबंध हैं उनमें स्वार्थता पाई जाती है। जैसे ग्रामीण समुदायों में घनिष्ठता थी, स्वार्थता का अभाव था, लेकिन नगरीय समुदायों में वह स्वार्थता पाई जाती है। परिवारों का जो आकार है नगरीय समुदायों में वो छोटा होता है, यानी कि बड़े परिवार नहीं होते, संयुक्त परिवारों का यहाँ अभाव पाया जाता है। नगरीय समुदायों में प्राथमिक संबंधों की अपेक्षा द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं, और उन संबंधों में हमें कृत्रिमता दिखाई देती है। कृत्रिमता तो हमें व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण जीवन पद्धति में दिखाई देती है, चाहे वह घर की हो, चाहे वह ऑफिस की हो, चाहे वह किसी संस्था की हो, चाहे वह कहीं भीड़ में जा रहा हो वहाँ भी, चाहे वह व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो वहाँ भी, हमें कृत्रिमता अधिक दिखाई देती है। कहाँ, नगरीय समुदाय में। सामाजिक गतिशीलता इसमें पाई जाती है। धर्म, प्रथा और रूढ़ियों के स्थान पर विज्ञान का अधिक प्रभाव हमें नगरीय समुदायों में देखने को मिलता है।
तो ये तो हुए ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। इसके बाद आगे हम देखें लघु समुदाय। लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। कई बार यह क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्न में से कौन सा समुदाय बताया या समुदाय किस प्रकार के समुदाय का उल्लेख किया। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय। या ऐसे पूछेगा लघु समुदाय का उल्लेख किसने किया, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लघु समुदाय का उल्लेख किया है, इस लघु समुदाय को कुछ लोगों ने लघु कृषक समुदाय के नाम से भी जाना है, या इसका कृषक समुदाय के नाम से भी उल्लेख किया है। अब लघु समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसका आकार छोटा होता है। लघु समुदाय का जो आकार है वो छोटा होता है। और लघु समुदाय की जो जीवन पद्धति है, इसकी जो जीवन शैली है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। इसमें लोगों के जीवन एवं संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। लघु समुदाय की जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उनके जीवन और संस्कृति में समरूपता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है आत्मनिर्भरता। लघु समुदाय के सदस्यों में आत्मनिर्भरता पाई जाती है और ये अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। ये अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं। आगे हम देखें अन्य प्रकार सीमावर्ती समुदाय। सीमावर्ती समुदाय का उल्लेख मैकाइवर ने किया है और आपने बताया कि ऐसे समुदाय जिनमें कुछ विशेषताएं तो समुदाय की पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं समुदाय की नहीं पाई जाती, उन्हें हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। और उन्होंने जो उदाहरण दिए वो है जाति, जेल और पड़ोस। कई बार कंपटीशन में हजारों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सीमावर्ती समुदाय का उल्लेख किसने किया, मैकाइवर ने। और सीमावर्ती निम्न में से सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण नहीं है, तो 3 तो ये दे देगा जाति, जेल, पड़ोस, एक अन्य दे देगा। तो जाति, जेल, पड़ोस। अब आप कहोगे सर जाति समुदाय नहीं है, कैसे? क्योंकि जाति में कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं, जैसे जाति लोगों का समूह होता है, जाति में हम की भावना भी पाई जाती है, लेकिन जाति का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। इसलिए मैकाइवर ने इसे सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत रखा है। आगे आता है जेल। जेल यह लोगों का समूह और हो सकता है कैदियों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वो हम की भावना पाई जाए या नहीं पाई जाए, लेकिन इसका स्वतः विकास नहीं होता, जो कि एक विशेषता है किसकी, समुदाय की। पड़ोस का भी स्वतः विकास पड़ोस का स्वतः विकास होता है, लेकिन पड़ोसियों के मध्य जो संबंध हैं वो हम की भावना के कम पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे भी किस में शामिल करते हैं, सीमावर्ती समुदाय में। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जो समुदाय की विशेषताएं और समुदाय के प्रकार पढ़े हैं समझ में आए होंगे। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे के वीडियो आने तक के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।